नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड ग्रेड 2016 की जो भर्ती थी उस परीक्षा का गणित विषय का प्रश्न पत्र और उसके कुछ प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी। यानी इसके पहले हम लोग जो है 5 क्लासेस है ना 2016 के अंदर थोड़े थोड़े समय को लेकर के हम लोगों ने 5 अलग अलग पार्ट के अंदर 15-15 प्रश्न करते हुए 75 प्रश्नों को हल कर लिया था। और अब आज की इस क्लास में हम 75 से आगे यानी 76 नंबर का प्रश्न और उसके बाद के प्रश्न कैसे थे और उनको किस प्रकार से हल करना है उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। और जो विद्यार्थी आज पहली बार अगर जुड़े हैं तो उनसे निवेदन रहेगा कि वो पिछला भी एक बार वीडियो जरूर देख लें। और विशेष रूप से 2016 के प्रश्न पत्र में 30 के बाद 31 से आगे वाले जो प्रश्न हैं वो हमारे परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो आप उसको जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। चलिए, हमारा जो है 76 नंबर का प्रश्न है, एक सिक्का 4 बार उछाल जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। यानी मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात करनी है। और जब एक सिक्का 4 बार उछाल जाता है तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए नंबर ऑफ हेड और टेल, ठीक है ना, और उसकी फेवरेबल इवेंट्स अनुकूल घटनाएं। और जब 4 बार सिक्का उछाला जाएगा तो नंबर्स 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। समझ गए। और जब फेवरेबल इवेंट्स की बात करेंगे तो हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की है कि सर ऊपर आपको 1 लिखना चाहिए, नीचे आपको 1 लिखना चाहिए। जितनी बार सिक्के उछाले गए वो आपको लिखना है 4 1 के पड़ोस में। और जब 4 बार सिक्के उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या है? टोटल आउटकम्स 2 की घात 4 यानी 16 है। और 16 में क्या पीछे रह गया भाई? देखो 1 और 4 5, ऊपर 5 नीचे 10 हो गया, 16 में 6 रह गया। या तो आप ऐसा कर लें और या फिर इसको 4 से 2 के माध्यम से आप 6 को प्राप्त कर लें, ठीक है ना। अब आपका प्रश्न कह रहा है कम से कम एक चित आना। कम से कम का मतलब है 1 और 1 से अधिक चित आना। तो आपको करना क्या होगा, यहां से, है ना, कम से कम 1 आने का मतलब क्या है, 1 और 1 से अधिक वाले सारे परिणाम। यानी कि ये सारे के सारे जो परिणाम हैं 4 और 4 से अधिक जो फेवरेबल इवेंट्स है वो जोड़ी जाएगी। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या रहेगा सर? ये सारी फेवरेबल इवेंट्स यानी कम से कम 1 का मतलब 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना और इनके आने की अनुकूल घटनाएं 4 और 6 10, 4 14 और 1 15। तो हमारा रिजल्ट क्या रहा? 15/16। ये ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं सर, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्विपद बंटन का मानक विचलन किसके बराबर है? मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन सीधा सीधा आपका फॉर्मूला है सर, रूट में NPQ, ऑप्शन नंबर 3। ध्यान दीजिए, जब मैं बात करता हूं द्विपद बंटन के लिए, किसकी बात हो रही है? द्विपद बंटन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके लिए अगर माध्य की बात करते हैं आप, माध्य x बार NP के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर हम प्रसरण की बात करते हैं, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर NPQ के बराबर हो जाता है। और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन या प्रमाप विचलन सिग्मा, वह रूट NPQ के बराबर होता है। तो आपका यह प्रश्न था कि भी मानक विचलन या प्रमाप विचलन किसके बराबर हो गया? रूट NPQ, ऑप्शन नंबर 3 रहा। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बंटन का माध्य और बहुलक 12.2 और 11.3 है तो बंटन की माध्यिका क्या होगी? देखिए माध्य आपके पास में है, बहुलक आपको दे रखा है और माध्यिका पूछी गई। माध्य, माध्यिका और बहुलक में संबंध आपके दिमाग में आना चाहिए। हमारा संबंध है बहुलक बराबर 3, माध्यिका -2 माध्य, ठीक है ना। ये आपका बेसिक रिजल्ट है। Z किसको रिप्रेजेंट करता है? Z कहता है बहुलक, मोड 3। M का मतलब क्या हो गया? M का अभिप्राय हो गया माध्यिका। और X बार का मतलब क्या है? X बार का मतलब है माध्य। चलिए इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करते हैं। बहुलक के स्थान पर 11.3 लिख दिया गया हमारे द्वारा, 3। माध्यिका आपको कैलकुलेट करनी है, -2। माध्य के स्थान पर 12.2, क्योंकि प्रश्न ने 12.2 और 11.3 के आंकड़े दिए हैं। माध्य
12.2 के रूप में और माध्यिक बहुलक 11.3 के रूप में। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। 11.3 बराबर 3m, इनको गुणा करने पर 12 दूना 24.4, 24.4 का पक्षांतर करने पर जोड़ देंगे तो 3m बराबर जोड़ने पर 0.7, 4 और 1 5, 35.7 और यहाँ से m का जो मान रहेगा हमारा 35.7 में 3 का भाग देना, 3 एकम 3, वापस 3 एकम 3, 3 नम 27, 11.9, ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका उत्तर रहा। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। नहीं, बहुत आसान से दोनों प्रश्न आपके थे। एक बंटन का मानक विचलन सिग्मा है, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, चर के सभी मानों को एक अचर राशि h से गुणा कर दिया जाता है, तो बंटन का प्रसरण क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी संख्या को, ध्यान देना, गौर कीजिए, हम बात कर रहे हैं प्रत्येक प्रेक्षण में, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि अचर राशि के जोड़ना, एक उदाहरण के लिए यहां पर अचर राशि पहला जो है के जोड़ना है, ठीक है। अब देखो क्या प्रभाव पड़ता है हमारा। एक है हमारा प्रसरण, ठीक है, और एक है मानक विचलन, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में। अगर के जोड़ेंगे सभी राशियों में, प्रसरण में नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, और इसी प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर भी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मैं प्रत्येक प्रेक्षण में से के घटाता हूं और के घटाने पर प्रसरण में नो चेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी नो चेंज रहेगा, लेकिन अगर मैं के गुणा करता हूं हर प्रेक्षण में, तो प्रसरण जो होगा वह के स्क्वायर गुना होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वह के गुना होगा। और इसी क्रम में अगर मैं के का भाग लगाता हूं हर प्रेक्षण के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, के स्क्वायर का भाग लग जाएगा, 1/k² गुना हो जाएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1/k गुना हो जाएगा। अब आपका प्रश्न कह रहा है कि अचर राशि के स्थान पर यहाँ h से गुणा करते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फर्क हो रहा है सर, मानक विचलन सिग्मा में, ठीक है ना। मानक विचलन आपको सिग्मा दिया है, चर के सभी मानों को अचर राशि h से गुणा किया है, तो प्रसरण के बारे में बात करूंगा सर मैं। तो अब मुझे बताइए प्रसरण क्या हो जाएगा सर। भाई अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, ठीक है ना, और यहां से प्रसरण क्या होता है, प्रसरण सिग्मा स्क्वायर होता है। अब मैं कह रहा हूं h गुणा करूंगा और h गुणा करने पर प्रसरण क्या होगा, प्रसरण h² गुणा होगा, तो h² सिग्मा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलते हैं सर अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है गामा फंक्शन की बात कर रहा है, -3/2 का मान कितना है, और इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए मुझे दो परिणामों की जानकारी होनी चाहिए। पहला, गामा n+1 जो होता है वो n गामा n के बराबर हो, एक चीज ये दिमाग में आए। और दूसरा रिजल्ट जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि गामा -आधा -2√π के बराबर होता है। ये दो चीजों की अगर जानकारी है तो हम इसका मान, इसका परिणाम उत्तर दे पाएंगे। चलिए सर, मुझे चाहिए गामा -3/2, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में n बराबर -3/2 रखने की बात करूंगा। और जैसे ही -3/2 रखता हूं तो -3/2 + 1 बराबर n का मान -3/2, -3/2। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, -1/2 गामा, ये वर्गमूल नहीं है सर, है ना, ये गामा का निशान है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि वो थोड़ी स्पीड के साथ में जो लिखते समय ये वर्गमूल का निशान नहीं है, ठीक है ना। ये पोजीशन हमारी ये वाली है सर, ठीक है, इसको वापस कर लेते हैं, ये गामा है सर, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ पर -1/2 इज इक्वल टू -3/2, गामा फंक्शन -3/2। चलिए इसका मान क्या है, -1/2 का -2√π है, इज इक्वल टू -3/2, और गामा
-3/2, दोनों पक्षों में माइनस माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर गामा -3/2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा 4 वर्गमूल पाई बट्टा 3। ये आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी बहुत अच्छे इजी अप्रोच के प्रश्न हैं हमारे। ऑप्शन नंबर 3 पाई 4√π/3। चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, पहली n प्राकृत संख्याओं का भार उनके संगत संख्याओं के वर्ग है। ध्यान देना भाई, यहां पर देखिए संख्याएं हैं हमारे पास में, और यहां पर जो भार है यानी वेट है उनका, उनके वर्ग हैं। अगर मैं यहां 1 करता हूं तो वेटेड जो है WI वह 1 है, 2 लगाने पर उसका वर्ग करना है 4 है, इस प्रकार से 3 लगाने पर 9 की बात करूंगा। हमारा प्रश्न कह रहा है पहली n प्राकृत संख्याओं का भारित माध्य क्या है। और जब पहली n प्राकृत संख्याओं के भारित माध्य की हम लोग बात करने वाले हैं तो गौर कीजिए हमारे दिमाग में क्या चीज आनी चाहिए सर, हमारे दिमाग में आना चाहिए देखिए कि जब यहाँ पर ये प्रेक्षण x है और भार के रूप में उसका वर्ग x² है, और जब मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो आपके दिमाग में आएगा x³ का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद में मुझे क्या करना होगा, इस भार का भाग देना होगा। तो कुल मिलाकर के पहली n अगर प्राकृत संख्याओं के भारित माध्य की बात कर रहा है, यानी वेटेड मीन की बात की जा रही है, वेटेड मीन के लिए आपको क्या करना होगा भाई, ऊपर ध्यान दीजिए इनका जब गुणा करके मैं जोड़ रहा हूं तो ध्यान देना गुणा करने पर x² गुणा x³ के रूप में रहा, और ये समेशन ऑफ n³ के रूप में रहेगा, और मुझे भार का भाग देना है यानी समेशन ऑफ n² का भाग देना है। ठीक है सर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन x है और भार उसका x² के रूप में, तो दोनों का गुणा करते हुए x³ का फॉर्म बन रहा है, यानी कि 1³ 2³ 3³ n³ की बात हो रही है, और उसमें भार का योग का भाग देना है समेशन ऑफ n²। तो परिणाम क्या रहा, n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और ये n² का विपरीत हुआ n+1 2n+1 अपॉन 6। तो चलिए हमारी स्थिति क्या रही, n² n+1 होल स्क्वायर बाय 4, और उल्टा यहाँ पर हो गया 6/n n+1 और 2n+1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सर, देखिए क्या पोजीशन बनती है हमारी, एक n से n कट गया हमारा, n+1 से एक n+1 कट जाएगा, इसी प्रकार से 2 के पहाड़े से 2 बार और 3 बार, और फाइनल आंसर क्या रहा, हमारा फाइनल आंसर रहा ऊपर की ओर देखो एक 3 है, एक n है, एक n+1 है, और अपॉन में 2 का गुणा किससे है, 2n+1 से है। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर है, 3n n+1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2n+1। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न था हमारा। प्रश्न है द्विपद बंटन का माध्य 3 है। देखिए एक ही पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर 2 प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले हमने रूट NPQ है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा था, अब वहां पर फिर से वही द्विपद बंटन की बात कर रहा है। द्विपद बंटन का माध्य 3 है। देखिए माध्य का मतलब NP 3 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1, और उसके साथ में उनका प्रसरण वेरिएंस, प्रसरण होता है द्विपद बंटन के लिए NPQ बराबर 3/2, इक्वेशन नंबर 2 है। इनको सॉल्व करते हुए अभी प्रयोगों की संख्या क्या है, मुझे n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्या करने वाले हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 से इस NP का मान डाल दें, ये मान हमारे पास में है, और इक्वेशन नंबर 1 से आप इसका मान रख सकते हैं। तो 3Q बराबर 3/2, दोनों पक्षों में 3 3 कट जाएगा, ये 1 टाइम्स कट रहा है, तो Q का मान 1/2 होगा, इसलिए P जो होगा वह 1 - Q के रूप में 1 - 1/2, P भी आपका क्या होगा 1/2 के रूप में हो जाएगा। अब मुझे बताइए इक्वेशन नंबर 1 से n निकल जाएगा, NP बराबर 3 है, n निकालना है, P 1/2 बराबर 3 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से n का मान कितना हो गया, n बराबर 6। ऑप्शन नंबर 2 हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग में आ गया, बहुत आसान सा प्रश्न है, और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी देर पहले है ना, इससे 3-4 प्रश्न पहले फॉर्मूला पूछा गया था, अब इसको अप्लाई करवाया गया है। हमारा प्रश्न देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है सर, आसान प्रश्न है कुल मिलाकर के। z आपके पास में है f, x + ay
प्लस 5x माइनस ए वाई, ठीक है ना। और मुझे जो देखना है कि इनमें से कौन सा जो है रिलेशन सही है और किन के बीच में संबंध है, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी इनके बीच में संबंध है ना। पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई सेकंड ऑर्डर, है ना, इनके बीच का संबंध है। तो चलिए मैं इसकी बात करता हूं। देखो डेल जेड अपॉन डेल एक्स, जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में बात करूंगा तो एक हो गया एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का 1 हो गया प्लस 5 डैश एक्स माइनस ए वाई, ये तो हो गया सर एक्स डैश। अब डेल जेड अपॉन डेल वाई की बात करूंगा, सॉरी डेल जेड अपॉन, ये सेकंड ऑर्डर कर लेता हूं यहीं पर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर कर लिया, तो इसका हो गया सर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बन रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपके पास में आ गया। चेन रूल से एक्स का वापस एक्स रहेगा। फिर से बात करूंगा डेल जेड अपॉन डेल वाई, अब वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। देखिए सर, जैसे ही वाई के रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं, पहले तो हुआ एफ डैश एक्स प्लस ए वाई, और वाई के रेस्पेक्ट में करने पर वाई का गुणांक ए का गुणा हो गया प्लस 5 डैश एक्स माइनस ए वाई और वाई का कॉफिशिएंट माइनस ए, ठीक है। चलिए दोबारा से बात करूंगा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर की बात करेंगे, सेकंड ऑर्डर हो गया एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और यहां पर ए था और एक ए और लग जाएगा चैन रूल से, प्लस में 5 डैश 5 डबल डैश हो गया सर एक्स माइनस ए वाई, माइनस ए आपके पास में था और चैन रूल से एक माइनस ए और लग गया। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इनमें से ए स्क्वायर बाहर कॉमन ले सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, और ये माइनस माइनस का गुणा देखिए प्लस हो चुका है, जो कि प्लस ए स्क्वायर कॉमन कर दिया, प्लस 5 डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और इसका मान हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 में है, और इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये ए स्क्वायर साथ में है सर, भाई ए स्क्वायर साथ में है, और इन सभी को पूरे को हम लोगों ने लिखा डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो चलिए सर अब चेक करते हैं कहाँ पर है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, भाई डबल इंटीग्रल की बात कर रहा है। भाई देखो आप लोग जब देखेंगे ना सर पिछले प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र, तो आपके दिमाग में आएगा कि कोई एक सेक्शन अगर उसने बहुत खींच लिया है ना, टेढ़ा देने का प्रयास कर लिया, तो कोई सेक्शन ऐसा मिलेगा जिसमें बहुत आसान आसान से प्रश्न आपको मिल जाए, ठीक है ना। कहीं पर लगा कि भाई उसने जो है वेक्टर वाला है उसको बहुत अच्छे से खींच लिया है ना, कठिन कठिन प्रश्न दे दिए, तो आपको लगेगा प्रोबेबिलिटी बहुत आसान दे दी, स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान दे दी, यानी एक बैलेंस बनाने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हर टॉपिक ही बहुत टिपिकल, बहुत एक्सट्रीम लेवल के ऊपर जाकर के आपको प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्टिकुलर चीज जो आप तैयार करके भी गए हैं, जैसे मान लिया आपने सर्कल को है, पैराबोला को है, एलिप्स हाइपरबोला को बहुत अच्छा तैयार किया था, लेकिन हो सकता है उसमें से हम लोग 5 सवालों में से केवल 2 कर पा रहे हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा तैयार किया, लेकिन हो सकता है उसका लेवल है ना बहुत ज़्यादा खींच लिया गया हो। तो दूसरा जो पार्ट रहेगा, यानी दूसरे हिस्से अपने पेपर के, उसमें से आप प्रश्नों को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 31 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों के बीच में कुछ प्रश्न काफ़ी अच्छे स्तर के, काफ़ी टिपिकल प्रश्न रहे, लेकिन आपने अभी देखा कि पीछे लगभग 10 सवाल हमारे हो रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई बहुत लंबा, बहुत टेढ़ा प्रश्न हमारा नहीं रहा है। तो बैलेंस अपने आप हो जाएगा। आपको आवश्यकता केवल इस चीज़ की है कि भाई धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें, और प्रश्न में ढूंढने का प्रयास करें पेपर में कौन सा प्रश्न हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। चलिए सर, आपके दिमाग में आना चाहिए सर कि पहले जो है इसको 0 से 1 वाला अलग रेंज हो गया आपका, x रूट x ये हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए कि ये जो लिमिट है ये dx के लिए है, ये लिमिट जो है वो dy के लिए है, और पहले जब मैंने x रूट x की लिमिट ली है तो मैं इसको क्या करने वाला हूँ,
विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई और डी एक्स। तो y के रेस्पेक्ट में x को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए हम इसको हल कर रहे हैं। जैसे ही आप x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो ये रहा सर एक्स स्क्वायर y के रेस्पेक्ट में y क्यूब बाई 3 x और रूट x और dx। चलिए इसके अंदर वैल्यूज को पुटअप करने की बात कर रहा हूँ। 0 से 1 रूट एक्स करने पर मैं सीधा लिख रहा हूँ सर, ये x की 2 पावर है और ये आधी पावर है। 2.5 इसका मतलब x टू पावर कितना हुआ 5/2 होगा। ठीक है जी। और जब मैं रूट एक्स लगाऊंगा तो यहां पर क्या हो रहा है, x टू पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस x लगाने पर x क्यूब प्लस x लगाने पर x क्यूब बाय 3 dx। ठीक है, चलो देखते हैं आगे की ओर। इंटीग्रेशन में 0 to 1 पहला पद x टू द पावर 5/2 रहने वाला है, दूसरा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 रहा है। इसको देखना है तो ये 3 और 1 4 यानी 4/3 एक्स क्यूब हो गया, तो माइनस का 4/3 और ये एक्स क्यूब। ठीक है सर, dx। चलें सर, अब इसका इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x करने वाला हूं मैं, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो गया सर x टू पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 1/3 बाहर है और इसको करने पर x टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस का 4/3 बाहर है और x क्यूब का x टू पावर 4 अपॉन 4 0 1। केवल और केवल अपर लिमिट जो है यहाँ पर रिप्लेस की जाएगी, तो लोअर लिमिट से आपका परिणाम क्या आ जाएगा 0 बन जाएगा। ये 4 से 4 भी मैं काट लेता हूँ, तो अपर लिमिट रिप्लेस करने पर ये 1, तो ये रेसिप्रोकल होकर के 2/7, यहाँ पर रेसिप्रोकल होकर के 2/15 और माइनस में 1/3। चलो मैं इसको हल करता हूँ। हम इसका एलसीएम लेते हैं सर, 105 आपका एलसीएम बनेगा। 7 का भाग 15 बार 15 का 2 से गुणा 30, 15 का भाग 7 बार 7 का 2 से गुणा 14, 3 का भाग 35 बार। कुल मिलाकर के परिणाम क्या रहा सर 5, 9/105 रहा। ये रिजल्ट रहा 9/105। और जब मैं इसको 3 से और काट लेता हूं तो परिणाम रहा 3/35। ये आपके प्रश्न का उत्तर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न अपना आसान था सर। चलिए अब यहां पर ट्रिपल इंटीग्रल की बात कर रहा है, तो मोस्टली भाई देखो इसमें भी बहुत, हाँ ठीक है, स्टेप जो है आपकी आगे हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, 0 से z और x माइनस जेड, है ना। लेकिन प्रश्न जो है ये भी आसान है, ट्रिपल इंटीग्रल है, x माइनस जेड और x प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए क्रम का ध्यान रखना, डी जेड क्रम का ध्यान रखना सर, है ना, डी एक्स और डी वाई। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ से इस y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y के रेस्पेक्ट में हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट ये है। तो चलिए y के रेस्पेक्ट में मैं इसको करना चाह रहा हूँ, तो गौर करें, -1 1 0 to z, और जैसे ही y के रेस्पेक्ट में हम करते हैं x और z कांस्टेंट होते हुए यहाँ पर एक्स वाई हो गया, y के रेस्पेक्ट में y²/2 हो गया, और यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में ये yz हो गया, और इंटीग्रेशन की लिमिट x माइनस जेड एक्स प्लस जेड रहेगा और डी जेड डी एक्स हो गया। चलिए पहले अपर लिमिट और उसके बाद में लोअर लिमिट को रिप्लेस करना। 0 to z अपर लिमिट कहाँ रखेंगे सर, हमने y के रेस्पेक्ट में किया है तो ये अपर लिमिट y के स्थान पर रखी जानी है। तो देखो ऐसा, x y के स्थान पर x प्लस जेड अपर लिमिट, y के स्थान पर x प्लस जेड का होल स्क्वायर बटा 2, और y के स्थान पर x प्लस जेड गुणा जेड। सही है सर। चले, ये तो अपर लिमिट रिप्लेस कर दिया, माइनस अब देखें लोअर लिमिट, फिर वही y के स्थान पर x माइनस जेड, y के स्थान पर x माइनस जेड का होल स्क्वायर बाय 2, और y के स्थान पर x माइनस जेड गुणा जेड। चलिए सर एक काम करता हूं मैं यहाँ पर डी जेड डी एक्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं ना, काफ़ी बड़ा पद आ गया है, तो सरल करने का प्रयास करते हैं। -1 से 1 0 से z गुणा करने पर x का x से गुणा x² प्लस एक्स जेड,
ठीक है। मैं इसका जब गुणा कर रहा हूँ तो ये हो रहा है सर एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। फिर 2xz का प्लस में केवल xz हो गया और z स्क्वायर बाय 2 ये आपका परिणाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुणा करने पर एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ नेगेटिव है तो जो भी परिणाम आएगा उसका माइनस से गुणा करके लिखूंगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स जेड नेगेटिव आ रहा है तो प्लस का एक्स जेड कर देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2 तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर बाय 2 लिख दिया, माइनस का 2 एक्स जेड में 2 का भाग जगह माइनस एक्स जेड, माइनस से गुणा करने पर प्लस का एक्स जेड। यहाँ पर माइनस का जेड स्क्वायर बाय 2 गुणा करने पर एक्स जेड जो कि नेगेटिव होगा और माइनस जेड स्क्वायर का प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। डी जेड, एक क्रम का ध्यान रखना, डी एक्स। चलो यहाँ देखा तो पता लगा एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव नेगेटिव कट गया सर। उसके बाद में एक्स स्क्वायर बाय 2 ये कट गया, जेड स्क्वायर बाय 2 ये आपका कट गया, एक्स जेड ये आपका कट गया। अब जो चीज बची हुई है अब उसके इंटीग्रल कर रहा है। अब यहाँ पर पीछे की तरफ कौन लिखा है, डी एक्स लिखा है, तो अब मुझे एक्स के रेस्पेक्ट में इसका करना है। और जब एक्स के रेस्पेक्ट में आप करते हैं तो देखिए हमारी पोजीशन क्या है, -1 से 1 एक्स को, अच्छा एक काम और कर लें, एक्स जेड ये रहा, ये दूसरा एक्स जेड, ये तीसरा एक्स जेड और ये चौथा एक्स जेड, तो 4 एक्स जेड का इकट्ठा ही कर दूं ना भाई। ऐसा है सर कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो ये आपका जो रिजल्ट है 4 एक्स जेड है, ठीक है। और उसके साथ में जेड स्क्वायर यहां है और जेड स्क्वायर वहां है तो 2 जेड स्क्वायर है, ठीक है जी। ये अपना 0 से अभी जेड ऐसा डी जेड डी एक्स। तो मैं इस एक्स के रेस्पेक्ट में करना चाहता हूं तो गौर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो -1 से +1 होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पर 4 एक्स स्क्वायर जेड बाय 2, एक्स के रेस्पेक्ट में 2 एक्स जेड स्क्वायर और ये 0 जेड। मुझे एक्स के मान जेड के रूप में रखना है, ठीक है। लोअर लिमिट से कोई चेंज होगा नहीं, तो -1 से +1 की लोअर लिमिट 0 है। जेड रखने पर क्या हो गया, यहाँ पर x को रिप्लेस कर रहा हूँ तो जेड स्क्वायर जेड यानी जेड क्यूब और यहाँ पर 2 जेड क्यूब, तो टोटल हो गया सर 3 जेड क्यूब ऐसा हो गया और ये डी जेड हो गया, समझ गए। अब जेड का जेड के रेस्पेक्ट में करते हैं तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है, -1 से 1, 3 जेड क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 जेड टू द पावर 4 अपॉन 4। ये इंटीग्रल मैंने कर लिया है सर, ठीक है। ये परिणाम हो गया z3 z टू द पावर 4 अपॉन z। चलिए लिमिट को प्लेस करते हैं, 1 रखने पर हमारा रिजल्ट जो रहेगा 3z स्क्वायर बाय 4 है, 1 रखने पर 3/4 रहा है सर, ठीक है। और -1 रखने पर भी माइनस, ये परिणाम भी 3/4 रहेगा। कुल मिलाकर के आपका आंसर क्या रहा सर, 0। ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। देखिए है आसान, आपको ध्यान ये रखना है कि पहले y के रेस्पेक्ट में करना है, y की लिमिट वैल्यू ये है, फिर x के रेस्पेक्ट में करते हुए x की लिमिट वैल्यू 0 से z है और अंत में z के रेस्पेक्ट में आपको उसका समाकलन करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रोसेस लंबा था लेकिन तरीका आपका आसान था। प्रश्न हमारा कह रहा है वक्र की एक अनंत स्पर्शी है, एक अनंत स्पर्शी के बारे में बात करते हैं, कौन सी है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, ठीक है जी। अब देखो सबसे पहली बात, x अक्ष के रेस्पेक्ट में, x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर 4 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है तो मुझे उसको चेक नहीं करना है, क्योंकि x अक्ष के समांतर जो भी होगा वो y बराबर सम कांस्टेंट का रूप होगा, y अक्ष के समांतर x बराबर सम कांस्टेंट होगा, तो ऐसा कोई भी परिणाम नहीं है। और अगर मैं देख भी लेता हूं तो x की सबसे बड़ी घात उसका गुणांक 1 है, ठीक है ना, तो 1 0 के बराबर नहीं होगा। y की सबसे बड़ी घात -4 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब x अक्ष और y अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है,
ठीक है। अब अगर दूसरी अन्य अनंत स्पर्शियों की अगर बात मैं करता हूं तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग फाई 3m की बात किया करते हैं। फाई 3m का मतलब है x और y की कुल घातें 3 हो, ठीक है ना। उसमें x का मान 1 और y का मान हम m प्लेस करते हैं। तो x की घातें और y की घात मिलकर के 3 घात है, ये आपका फाई 3m है सर, है ना। और इसमें x बराबर 1 और y बराबर m पुटअप करना है। तो x का मान 1 पुटअप करने पर 1, यहाँ पर x 1 y m होने पर 3m माइनस में 4m क्यूब, मैं इसको 0 के बराबर करूँगा, ठीक है। और इसको 0 के बराबर करने पर m का मान प्राप्त करूँगा। और जब मैं यह देख रहा हूँ सर इसके आधार पर, क्योंकि बेसिकली रेखा है और रेखा की प्रवणता है, तो इसके माध्यम से पता लग रहा है -1 है, इसके माध्यम से पता लग रहा है +1 है, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर m का मान 1 लगाने पर ये सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो पता लगा कि m का मान 1 लगाओगे तो 1 + 3 4 में से गया, सेटिस्फाई होता है, ठीक है ना। ये दिमाग में आए। उसके बाद में यहाँ पर मुझे देखना होगा फाई 2m को, यानी x स्क्वायर का पद, y स्क्वायर का पद और xy के गुणा वाला पद, जो कि यहाँ पर नहीं है इसलिए वो 0 हो गया। यहाँ से c निकाला जाता है और c कैसे निकलेगा, माइनस में फाई 2m अपॉन फाई डैश 3m। लेकिन चूंकि फाई 2m ही 0 है तो ये परिणाम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो c 0 आए तो मुझे बताइए अनंत स्पर्शी क्या हो गई। अनंत स्पर्शी आपका रूप होता है y बराबर mx प्लस सी। y बराबर m का मान 1, x और उसके लिए c का मान 0 हो गया। तो y माइनस एक्स बराबर 0। आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। तो ये अनंत स्पर्शी को ज्ञात करने का आपका तरीका रहा। फाई 3m, फाई 3m का मतलब है एक्स क्यूब का पद हो, वाई क्यूब का पद हो, एक्स स्क्वायर का वाई से गुणा वाला पद हो, या एक्स का वाई स्क्वायर से गुणा वाला, यानी एक्स वाई की कुल घात 3 हो। उसमें आपको x बराबर 1 और y बराबर m रखना है। इसी क्रम में अगर फाई 2m होता, यानी 2 घात के पद जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, एक्स वाई का गुणा होगा, वहां पर भी x1 औरym रखा जाता है, लेकिन यहां पर पद था नहीं। उसके माध्यम से जब आप फाई 3m को 0 के बराबर करते हैं, वहां से m का मान आपका प्राप्त होता है। तो यहां पर m का मान 1 प्राप्त हो गया सर, ठीक है। और उस m के मान के रेस्पेक्ट में हम c का मान प्राप्त करते हैं। फॉर्मूला रहता है माइनस में फाई 2m अपॉन फाई डैश 3m, लेकिन फाई 2m 0 होने के कारण c 0 हो गया। और y बराबर mx प्लस c के अंदर m और c के मान रखने पर अनंत स्पर्शी प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न के लिए उत्तर 2 हो गया। हमारा प्रश्न है, एक फलन है सर z इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x है, ठीक है। अब देखिए ये जो परिणाम है आपका S1 वाला, आप देख पा रहे हैं ये वाला, S2 वाला परिणाम, ये सीधा सीधा आयलर प्रमेय है आपकी, ठीक है ना। और आयलर थ्योरम से हम ये परिणाम को देते हैं। देखिए हम जब बात करते हैं z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई अगर है, और यहां से हम लोग बात करते हैं x डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल z अपॉन डेल वाई, ये आपका एन जेड, ये परिणाम है पहला, आयलर थ्योरम ये कहती है। और दूसरा परिणाम जिसमें एक्स स्क्वायर डेल 2z बाय डेल एक्स स्क्वायर हो, प्लस यहाँ पर 2xy डेल 2z अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो, प्लस में वाई स्क्वायर डेल 2z अपॉन डेल वाई स्क्वायर हो। इसका परिणाम होता है n(n-1) z के बराबर होता है। और जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे पता लगा कि यह क्या है सर, इसमें n क्या है, n उसकी कोटि कितनी घात है। तो यह जो आपका है शून्य घात का समघात फलन है, शून्य घात का फलन है। इसका मतलब n बराबर 0 है। और जैसे ही पता लगा n 0 है तो 0 गुणा z, ये परिणाम 0 है। n 0 होने पर 0 माइनस 1 गुणा z, ये परिणाम 0 है। तो पहला वाला आपका कथन कैसा है, सत्य है। और दूसरा वाला भी कैसा है, ये कथन सत्य है। भाई दोनों तो बहुत आसान थे, क्योंकि सीधे सीधे आयलर थ्योरम का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट ही एप्लीकेबल हो रहा था।
हाँ, अब तीसरे को इसको चेक कर लेते हैं कि भाई ये सही है या गलत है, यानी कैलकुलेशन तो आपकी वहां होने है। चलिए सर, जेड है हमारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स की बात कर रहा हूँ। टेन इनवर्स का फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स के रेस्पेक्ट में जब कर रहेंगे तो वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट होकर के -1 बाय एक्स स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो देखिए परिणाम क्या रहने वाला है सर, एक्स स्क्वायर लस अपर लिया, ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब मुझे इसके बाद में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का निकालना है। डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की बात करेंगे। भाई एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, 1 बाय एक्स का फॉर्मूला -1 बाय एक्स स्क्वायर हो रहा है, इसका होल स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो रहा है। तो कुल मिलाकर के ये परिणाम आपका है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 मार्क करता हूँ, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब इसी क्रम में जब जेड अगर आपका टेन इनवर्स वाई बाई एक्स है तो डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या है, टेन इनवर्स का वापस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, और उसके बाद में चेन रूल से जब आप y बाई एक्स का करेंगे तो 1 बाई एक्स, रेसिप्रोकल फॉर्म के अंदर होने के बाद डेल जेड बाय डेल वाई, एक्स स्क्वायर लस अपर भाग उलट गुणा में एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, एक्स एक कट गया तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब मैं डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर की बात करूंगा तो देखिए क्या पोजीशन बनेगी, एक्स कांस्टेंट है उसको बाहर करना है, 1 बाय एक्स का रिजल्ट -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और चेन रूल से 2y हो गया। तो कुल मिलाकर के क्या परिणाम रहा, -2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। जब मैं इसको एक और दो को ऐड कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन 1 और 2, तो देखिए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और जब ऐड करेंगे देखो ये चीज़ 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर पॉजिटिव है, और यही चीज़ 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर नेगेटिव है, तो ये परिणाम क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये कथन भी आपका कैसा हो गया, सत्य हो गया, और तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हुआ। सभी S1 S2 S3 सत्य है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न, भाई देखो थोड़ा सा टेक्निकली इसको समझने का प्रयास करना है सर। ये बेसिकली बीटा फंक्शन की बात करता है। बीटा mn के फॉर्मूले कुछ हुआ करते हैं सर। तो एक फॉर्मूला होता है 0 से 1 x टू द पावर m-1 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx, ये आपका फॉर्मूला होता है। एक बीटा फंक्शन का फॉर्मूला mn वाला होता है 0 से लेकर के इन्फिनिटी की बात करते हैं, x टू द पावर m-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n dx, ये आपका बीटा फंक्शन के रिजल्ट है। लेकिन जब मैं इसको देख रहा हूं सर तो यहां पर देखो m-1 नहीं है, यहां पर m की बात हो रही है। इसका मतलब देखो मैं इन दोनों फॉर्मूलों को, भाई ये दोनों फॉर्मूले कैसे हैं, ये एक ही तो है सर। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो, इसलिए यहां जो स्मॉल m है इन फॉर्मूलों में कैपिटल M, स्मॉल n को मैं कैपिटल N करते हुए इन दोनों को बाद में कंपेयर कर लूंगा। ठीक है ना, तो अभी ये दोनों एक है तो हम जानते हैं, ठीक है ना। आप क्या जान रहे हैं सर कि ये दोनों एक हैं, आपस में बराबर हैं, तो मैं इन्हीं के राइट हैंड साइड को दोबारा से लिख रहा हूं, इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड, दोनों बीटा फंक्शन है। तो दोनों के राइट हैंड साइड को लिखते हुए देखो 0 से 1 एक्स टू पावर कैपिटल m-1 1 माइनस एक्स टू पावर कैपिटल n-1 dx इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू पावर कैपिटल m-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स टू पावर कैपिटल m-1, सॉरी कैपिटल m प्लस n है,
ये जो चीज़ है ना, वन प्लस एक्स कैपिटल एम प्लस, देखो मैंने जानबूझ करके क्या किया कि स्मॉल एम और स्मॉल एन को कैपिटल में रिप्रेजेंट कर दिया, ताकि क्या है कि वो छोटा एम और बड़े एम से गड़बड़ नहीं हो, ठीक है ना। अब मुझे बताओ क्या दे रखा है सर हमको, बीटा फंक्शन का जब कंपेरिजन कर रहे हैं हमें दे रखा है 0 से 1 एक्स टू द पावर स्मॉल एम 1 माइनस एक्स टू द पावर स्मॉल एन डी एक्स बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर स्मॉल एम अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर पी डी एक्स, ये आपको दे रखा है। मुझे बताइए जब दोनों को आप कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करके क्या पता लगा सर किसका रोल किसके द्वारा हो रहा है। हमारे दिमाग में आया कि ये m का रोल कौन कर रहा है सर, m का रोल m माइनस 1 कर रहा है। बात समझ में आ रही ना सर। तो जब m का रोल अगर मैं कह रहा हूं कि m माइनस 1 कर रहा है और n का रोल है ना वो कौन कर रहा है, n माइनस 1 कर रहा है, तो मुझे बताइए सर अगर ये m का रोल और n का रोल ये कर रहे हैं, m इज इक्वल टू यानी m माइनस 1 का रोल m के बराबर है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर क्या होना चाहिए, इस p के स्थान पर, ये थोड़ा सा ध्यान दो। अब p के स्थान पर जो हमारी स्थिति रहती है सर, अगर ये रोल इनके प्ले हो रहे हैं तो यहाँ m प्लस n की स्थिति बन रही है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये p का जो रोल होगा वो किसके द्वारा प्ले किया जाएगा, यहाँ पर p इज इक्वल टू m प्लस n है, समझ रहे हैं बात को। क्योंकि जब अगर ये परिणाम की बात करूंगा, एक बार इसके अंदर क्या करें सर इसको, ठीक है, क्योंकि m माइनस 1 को आपने m लिखा है इस प्रश्न में, ठीक है ना, और n माइनस 1 को आपने n लिखा है, तो चलिए p क्या होगा, p ये स्मॉल m n नहीं होगा सर। देखिए p जो है वह ये वाला है कैपिटल M प्लस n। कारण क्या है कि जब स्मॉल m मैं कह रहा हूं इस क्रम में लिख रहा हूं, स्मॉल m माइनस 1 है, स्मॉल n माइनस 1 है, तो बताइए p कौन है, तो p भी m प्लस n है, p है m प्लस n। चलो इसके अंदर मान रख देते हैं, तो m का मान क्या हो गया, स्मॉल m प्लस 1, m प्लस ये कैपिटल n है, ठीक है, और n का मान क्या होगी कैपिटल n, n प्लस 1। तो कुल मिलाकर के आपका रिजल्ट रहा m प्लस n प्लस 2, ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का उत्तर रहा है, ठीक है सर। तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर क्या है बीटा फंक्शन को हमारे द्वारा कंपेयर किया गया, लेकिन एज इट इज फॉर्म में कंपेयर नहीं किया गया। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई हमारा रिजल्ट तो ये होता है, ठीक है ना। दोनों राइट हैंड साइड को इक्वल करने पर बेसिकली ये आना चाहिए, लेकिन हम कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने जो बेसिक स्टैंडर्ड रिजल्ट के अंदर m को हमने कैपिटल M से और n को कैपिटल N से रिप्लेस कर दिया। जो आपको दे रखा था उससे कंपेयर किया, वापस ध्यान देना, स्मॉल m का अभिप्राय m माइनस 1 रहा, स्मॉल n का अभिप्राय n माइनस 1 रहा। तो इसी क्रम में ये p का अभिप्राय किससे रहा, p किसके बराबर हुआ, p बराबर हुआ m प्लस n कैपिटल से, और यहाँ पर कैपिटल M प्लस n के मान क्या है, स्मॉल m स्मॉल n, इस प्रकार से रख दिए गए और हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी में आ गया। चलते हैं सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा, अवकल समीकरण का हल क्या है। अब देखो सर ये समीकरण है x प्लस 2y क्यूब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। दिमाग में आएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, और ये dx बाई डी वाई की फॉर्म में है। ध्यान देना, मैं dx बाई डी यहाँ से dy बाई डी एक्स की बात पहले कर लेता हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब है, रेसिप्रोकल करने पर dx अपॉन dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y क्यूब अपॉन y, सेपरेट करते हुए dx अपॉन dy माइनस में 1 अपॉन वाई एक्स प्लस में या इक्वल में, सॉरी सर, इक्वल में 2y स्क्वायर। ये आपकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ पर r का मान माइनस 1 अपॉन वाई, s का मान 2y स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ सर, यहाँ से हमारी जो बात हो रही है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF को निकालने की बात कर रहा हूँ, e टू द पावर इंटीग्रल में r dy, समझ गया ना।
और जब इसको करता हूं तो e टू द पावर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई की बात हो गई। और जैसे ही मैं इसको आगे के सॉल्व करता हूं तो e टू द पावर माइनस लॉग ऑफ y, माइनस को पावर में ले लेते हैं तो e टू द पावर लॉग y टू द पावर माइनस 1, e से लॉग हट गया और y टू द पावर माइनस 1 का क्या हो गया सर, 1 अपॉन y हो गया। तो बताइए समीकरण का हल क्या हो गया, समीकरण का हल हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू इंटीग्रल s मल्टीप्लाई बाय CF, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा सर ये s dy का पद होगा और प्लस में c होगा। चलिए इसको अप्लाई करते हैं। x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू s का अभिप्राय 2y स्क्वायर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस सी, यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा। चलिए इंटीग्रल कर लेते हैं और इंटीग्रल करने पर लेफ्ट हैंड साइड है हमारा x अपॉन वाई इज इक्वल टू यहाँ वाई स्क्वायर बाय 2, देखो इसका इंटीग्रल सीधा कर दिया, वाई स्क्वायर बाय 2 में 2 से 2 कट गया तो वाई स्क्वायर प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर रहा। ठीक है जी, चलते हैं आगे की तरफ। अगले प्रश्न के बारे में बात करूंगा। हमारा प्रश्न है एक अवकल समीकरण जो p के पद में, और p का मतलब ही dy बाई डी एक्स होता है, 2y इज इक्वल टू पी एक्स वाई, इस समीकरण को हल करना है। तो चलिए xp को उधर की ओर लेता हूं मैं और पी एक्स वाई माइनस पी एक्स बराबर 2y, p कॉमन आ गया, एक्स वाई माइनस एक्स बराबर 2y। ठीक है, p को क्या लिखना है मुझे, dy बाय dx लिखना है p को, और यहाँ से भी x कॉमन ले सकता हूँ मैं, x कॉमन लेकर के y माइनस 1 इज इक्वल टू y। ये बिल्कुल आसान स्थिति आपकी बन रही है, वेरिएबल यहाँ पर सेपरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो dy के साथ में y माइनस 1 अपॉन 2y, देखो इधर ध्यान देना, dy और बराबर में कौन है, dx अपॉन x हो गया। कोई कंफ्यूजन है सर भाई, वापस से ध्यान देना, p एक्स पी उधर चला गया, पी एक्स आपका कॉमन आ गया, ठीक है ना, पीछे क्या रह गया, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, तो y माइनस 1 का भाग दे देंगे तो 2y अपॉन डी वाई के साथ में y माइनस 1 अपॉन 2y और dx अपॉन x, ये आपका वेरिएबल सेपरेट हो गया सर। इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वेरिएबल सेपरेट और अच्छे से करते हैं, तो y में 2y का भाग 1/2 माइनस 1/2y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में dx अपॉन x, चलो इंटीग्रल कर लो, इसका इंटीग्रल क्या होगा 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन 2, ये हो गया सर log y, इसका हो गया सर log ऑफ x। अब यहाँ ध्यान देना सर, कहीं पर भी डाल दें सर c को, कहाँ डालें सर, देखो इस रूप के अंदर जमाने के लिए माइनस लॉग सी की स्थिति है, या सी को कहीं पर भी डाल सकते हैं सर बेसिकली, ठीक है ना भाई, सी लेफ्ट में है राइट में है, अगर लगे तो प्लस का लॉग सी कर लें, माइनस का, यानी सी का पक्षांतर कहीं पर भी किया जा सकता है। सी को सी लिख सकते हैं, सी को tan इनवर्स सी लिख सकते हैं, सी को 2c लिख सकते हैं, सी को वर्गमूल सी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ सर, तो देखो दो एलसीएम लिया तो y माइनस लॉग y बराबर 2 log x प्लस 2 log c, ऐसा हो गया। इसको मैं उधर की ओर शिफ्ट करता हूँ तो देखिए पोजीशन हमारी क्या बन रही है, y इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया सर log y उधर चला गया, 2 पावर में चला जाएगा तो log पावर में जाने पर x स्क्वायर और प्लस में log c स्क्वायर, ठीक है ना, log की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो y इज इक्वल टू सबका गुणा हो गया, ये तो log y इज इक्वल टू सबका गुणा यानी log x स्क्वायर वाई सी स्क्वायर, log को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो रहा है e टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई और सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर को एज ए कांस्टेंट है, लेकिन आपका जो रिजल्ट है इस कांस्टेंट को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लेता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सर। देखिए हमारी स्थिति क्या है, e टू द पावर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई सी स्क्वायर,
तो हमने क्या किया है, इस प्रश्न ने सी स्क्वायर को इधर डाल दिया, तो e टू द पावर वाई 1/c² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। तो बेसिकली है तो 1/c² क्या, एक कांस्टेंट तो है, तो e टू द पावर वाई मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, यही आपके प्रश्न का आंसर है। और कांस्टेंट को c लिखा गया है, तो e टू द पावर वाई मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का आंसर है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर y। तो कांस्टेंट को c ट्रीट करना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के सर आज की क्लास में हम लोगों ने 76 से लेकर के 90 तक के प्रश्न किए हैं, और निश्चित रूप से आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी सिद्ध होंगे, ठीक है। और आज के लिए इतनी बात करेंगे, बने रहेंगे आप अगली क्लास में भी साथ के अंदर, और 2016 के 90 के आगे के प्रश्न जो है हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।